हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय ब्रजेश पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपका ये करंट अफेयर का नया वीडियो है। तो हम लोग देखेंगे कि जुलाई मंथ के पिछले 1-2 दिन में कौन कौन सी घटनाएं घटी हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो जो लोग नए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों शेयर करें और PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़े, और जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। चलिए, पहला क्वेश्चन है, भारत की पहली ट्रांस वुमेन इंस्पेक्टर कौन सी बनी है। ठीक है, देखिए बिहार राज्य की रहने वाली महिला है। अब क्या हुआ कि ये इंपॉर्टेंट क्यों, देखिए पहली ट्रांस वुमेन है, और क्योंकि ये जब कहीं पढ़ने जाती थी या एकेडमी जाती थी तो उनको यहाँ पर नहीं बैठने दिया जाता था या साथ में एडमिशन नहीं मिलता था, ये कहा जाता था कि माहौल ख़राब होगा। तो यहाँ पर जो आंसर है मानवी मधु कश्यप इनका नाम है। तो ये मानवी मधु कश्यप भारत की पहली ट्रांस वुमेन इंस्पेक्टर बनी है, और ये क्या है, बिहार की रहने वाली हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, वुमेन और ट्रांस वुमेन। ठीक है, तो ये ट्रांस वुमेन है, इस वजह से थोड़ा इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, भागलपुर के एक छोटे गांव की रहने वाली मानवी मधु कश्यप भारत और बिहार की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा बन गई हैं। ठीक है, यानी जिसको सब इंस्पेक्टर बोलते हैं। तो ये इंग्लिश में है, जो मित्र लोग इंग्लिश में देख रहे हैं प्लीज़ इसको इंग्लिश में नोट करें और इसको समझें। दूसरा है कि निम्न में से किस दिन राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया जाता है, 8 जुलाई, 9, 10 या 11 जुलाई। तो यहाँ पर आपसे प्रश्न किया जा रहा है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा आपका 10 जुलाई हो जाएगा। राष्ट्रीय मछली किसान दिवस हर साल 10 जुलाई को देश के भर के सभी मछुआरों, मछली किसान और अन्य हितधारकों के सम्मान में मनाया जाता है। 2024 में 24वीं राष्ट्रीय मछली किसान दिवस मनाया था। इसकी शुरुआत 2001 से करी गई थी। ठीक है, देखिए ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध किससे है, आपका जो है मत्स्य उत्पादन से है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे श्वेत क्रांति, आपका श्वेत क्रांति है दुग्ध उत्पादन से, तो हरित क्रांति जो आपका अनाज है उससे संबंधित है। तो इस तरीके से बहुत सारी, जैसे रजत क्रांति, तो रजत क्रांति अंडे से है, गुलाबी क्रांति प्याज और झींगा मछली से है, लाल क्रांति आपका उससे है, मांस से है। ठीक है, टमाटर से है। तो इस तरीके से जो रेवोल्यूशंस हैं वो भी बहुत पूछी जाती हैं। मैंने इसका एक वीडियो डाल रखा है, और इसका जो मैं एक पेज जो है मतलब एक इमेज दे दूंगा जिस पे सारे रेवोल्यूशंस लिखे हुए हैं, आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे, वहाँ से आप नोट डाउन कर लीजिए। SSC हो, PCS हो, ROARO हो, MTS, CGL, उत्तर प्रदेश पुलिस, सभी में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 4 क्रांतियाँ दे देंगे, 4 मिलाने को दे देंगे, और आप उसको वहाँ देखेंगे किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। भारत का पहला टूरिज्म इंडेक्स म्यूचुअल फंड किसके द्वारा लॉन्च किया गया, HDFC बैंक, रिलायंस, टाटा या इन्फोसिस। तो पहला टूरिज्म म्यूचुअल फंड जो इंडेक्स है ये टाटा के द्वारा जारी किया गया है। इस फंड का उद्देश्य निफ्टी इंडिया टूरिज्म इंडेक्स के प्रदर्शन को प्रतिबिंबित करना है, जो एक स्टॉक मार्केट इंडेक्स है। भारतीय पर्यटन क्षेत्र में कंपनियों को ये क्या करता है, ट्रैक करता है। ठीक है, अगला है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से किसे न्यूज़ ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, यानी NBDA का यहाँ पे अध्यक्ष। देखिए यहाँ पर क्या है कि आपको एक फुल फॉर्म भी पता चल रहा है। ठीक है, न्यूज़ ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन, क्योंकि प्रश्न एक्रोनिम से भी बनते हैं। अखिल चतुर्वेदी, अंशुमन मेहता, रजत शर्मा या फिर रूबिका लियाकत। यहाँ पर है रजत शर्मा। आपने देखा NDTV की ये चीफ है। ठीक है, लिखा भी है NDTV के चेयरमैन और एडिटर इन चीफ रजत शर्मा को सर्वसम्मति से न्यूज़ ब्रॉडकास्ट एंड डिजिटल एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, आपने देखा होगा चलो कि आपकी अदालत देखिए आते हैं, वही वाले रजत शर्मा की बात हो रही है। ठीक है, हाल ही में यूनेस्को के द्वारा कितने बायोस्फीयर रिजर्व को मंजूरी देने की घोषणा करी गई है, 10, 11, 12 या 13। तो यहाँ पर देखिए कि 11 जो बायोस्फीयर रिजर्व को हैं यूनेस्को द्वारा यहाँ पर है कि नामकरण की मंजूरी दी गई है, टोटल 11 हैं। तो यहाँ पर आपको, तो विश्व नेटवर्क में साइटों की कुल संख्या 759 हो गई है, और दुनिया भर के 136 देशों में फैले हैं। ठीक है, तो 1986 से ही भारत सरकार यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व कार्यक्रम की शुरुआत करी थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में आदिवासी परिवारों को आजीविका बढ़ाने के उद्देश्य से किसके द्वारा एकीकृत आदिवासी विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। देखिए आदिवासी परिवार जो होते हैं, जो ट्राइबल ग्रुप होते हैं, जंगलों में रहते हैं, नेचुरल प्राकृतिक कह सकते हो वातावरण में रहते हैं, तो आजीविका को बदलने के उद्देश्य से, यानी कि अब देखिए वो क्या करेंगे भाई, शहद निकालेंगे, जड़ी बूटी निकालेंगे, जो कह सकते हो कि वहाँ के जो जंगलों में मिलने वाली चीज़ें उन्हीं से वो क्या करते हैं, अपनी आजीविका चलाते हैं। अब उद्देश्य हो रहा है कि भाई मतलब सोचा जा रहा है कि इनकी आजीविका के सोर्स बदले जाएँ, जिससे कि प्राकृतिक चीज़ें भी बची रहें और साथ में उनकी भी लाइफ स्टाइल अच्छी हो। नाबार्ड, भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्र सरकार या केरल सरकार। तो यहां पर है नाबार्ड। ठीक है,
तो यहाँ पर है यहाँ पर हाल ही में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है केरल के कुलथुपुझा गांव में पंचायत को एकीकृत आदिवासी विकास कार्यक्रम की शुरुआत की है। शुरुआत नाबार्ड की है, बट की हुआ कहाँ है? केरल में। ये याद रखिएगा, ऑप्शन में केरल था। ये ऑप्शन में देखिए आपको आरबीआई भी दिया हुआ था, ठीक है। तो आरबीआई को हम बैंकों का बैंक कहते हैं, बैंक ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं, सेंट्रल बैंक कहते हैं। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके चीफ शक्तिकांत दास हैं। देखिए 5-6 पॉइंट पता चल गए। बिल्कुल यहाँ से आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं और आपका साथ में जीएस भी आपका यहाँ से तैयार हो रहा है। तो मेरा उद्देश्य ये रहेगा कि करंट अफेयर या कोई भी चीज़ पढ़ाएं तो आपको सराउंडिंग की चीज़ें बता दें, जिससे कि आपके प्रश्न और भी ज़्यादा सही होने लगे। केवल क्वेश्चंस को केवल ऑप्शन ही जानना जरूरी नहीं होता, और भी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। हाल ही में चीमू सभ्यता के अवशेष किस देश में खोजे गए हैं? एक चीमू सभ्यता थी, भारत, पेरू, अमेरिका, ब्राज़ील। देखिए आपने मेसोपोटामिया की सभ्यता देखी है, हड़प्पा देखी है ना, इस तरह की चीज़ें हुई हैं। तो यहाँ पर क्या है, पेरू देश। अब कहोगे कि पेरू किधर है भाई? ये देखिए साउथ अमेरिका, यहीं पर पेरू है, नीचे चिली है, बगल में अर्जेंटीना है, उरुग्वे, पराग्वे, ब्राज़ील, वेनेजुएला, कोलंबिया, बोलीविया, ये सारे देश हैं साउथ अमेरिका के। तो यहीं पर है। तो पेरू में चिम्बू सभ्यता के अवशेष खोजे गए हैं। 11 व्यक्तियों के अवशेष के साथ हार, झुमके, कंगन दफन किए गए हैं और इनको 800 साल मतलब इनकी उम्र है, ये याद रखिएगा। तो यह इनकी प्राचीन राजधानी चांचान में की गई। पेरू के शहर टुजले के उत्तर में चीमू साम्राज्य की एक नगरी थी। तो ये पूछा जा सकता है, क्योंकि जब भी कोई कल्चरल चीज़, सभ्यता सर्च करी जाती है, खोजी जाती है, वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सौर रेडियो तरंगों की उत्पत्ति जांच करने के लिए क्यूरी नामक मिशन लॉन्च किया है? इसरो, नासा, जाक्सा, रॉसकॉस्मोस। सबसे पहले तो यहाँ पर देखते हैं इसरो इंडिया का स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये बना था 15 अगस्त 1969 को बना था और इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका बेंगलोर में मिलेगा और इसके जो चीफ हैं वो आपको मिलेंगे एस सोमनाथ, ठीक है। तो ये मैंने इनका फुल पूरा नाम भी बताया था। अब बात करते हैं नासा। नासा क्या है कि यूएसए की स्पेस एजेंसी है, 1958 में बनी थी। नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसका नाम है। जापान का है, जापान एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन करके इसका नाम है, जाक्सा। और तो जापान का हो गया। रॉसकॉस्मोस रूस का है। तो बट इसका आंसर अभी मैं दे रहा हूँ, बट पहले आपने देखा कि चारों चीज़ें पता चल गई। अभी यही मान लीजिए क्वेश्चन हो, इधर सारे देश दे दें कि भैया मिलाइए। जब आपको देश पता होंगे तभी मिला पाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नासा। तो नासा और उस नासा के द्वारा सौर रेडियो तरंगों की जांच के लिए एक महत्वपूर्ण मिशन शुरू किया गया है, जिस मिशन का नाम है क्यूबसेट रेडियो इंफ्रारेड एक्सपेरिमेंट। तो क्यूरी इसका नाम ही है, ठीक है। इसी का एक्रोनिम क्या बन गया, क्यूरी, क्यूबसेट रेडियो इंटरफेरी एक्सपेरिमेंट। इस मिशन को फ्रेंच गुयाना से यूरोपियन स्पेस एजेंसी एरियन 6 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ पर याद रखिएगा, मैंने और भी चीज़ें बता दी हैं और उसको भी नोट आप कर लीजिए। हाल ही में किसे आर्मी हॉस्पिटल का कमांडेंट नियुक्त किया गया है? अमित उपाध्याय, शंकर नारायण, कविता सहाय या फिर गुरप्रीत सिंह। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा शंकर नारायण, आंसर हो जाएगा कि लेफ्टिनेंट जनरल शंकर नारायण को हाल ही में आर्मी हॉस्पिटल का R&R के कमांडेंट पद पर नियुक्त किया गया है और सशस्त्र सेना चिकित्सा में ये शीर्ष अस्पताल है। चलिए अब हम लोग अगले की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा देश कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के 5वें सदस्य के पूर्व सदस्य के रूप में शामिल हुआ? देखिए जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत इंपॉर्टेंट मैं लेकर आता हूँ। मैंने इसमें नोटिस किया है कि ऐसे ही क्वेश्चन आपको मैंने पीसीएस आरओ जो लोग प्रैक्टिस कराते हैं वहाँ पर भी मैंने देखे हैं, क्वेश्चंस एग्ज़ाम में भी आते हैं। मेरी पूरी कोशिश है कि आपके जो एग्ज़ाम है एसएससी, सीजीएल, एमटीएस या पीसीएस आरओ, उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश का जूनियर असिस्टेंट बीपीएससी, जो हिंदी बेल्ट के एग्ज़ाम हैं उसमें समस्त जीके आपका करंट अफेयर और जीके कवर हो, ठीक है। तो यहाँ पर है कि कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन में जो है यहाँ पर बांग्लादेश शामिल हुआ है, ठीक है। तो इसकी 8वीं उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बैठक थी और इसमें बांग्लादेश आधिकारिक तौर पे इसमें शामिल हुआ। अब इसमें कौन कौन से देश है? भारत, मॉरिशस, मालदीव, श्रीलंका और बांग्लादेश। तो ये 5 देश शामिल पूछा जा सकता है, नया कौन सा शामिल हुआ है और कौन कौन से देश इसमें हैं। तो ये जीएस का भी क्वेश्चन बनेगा और साथ में आपके करंट अफेयर से या समसामयिक घटनाओं से प्रश्न बनेगा। अगला है, हाल ही में आयोजित सेंट डेनिस रियूनियन ओपन 2024 महिला एकल का खिताब यहाँ पर किसने जीता है? यहाँ पर बात हो रही है तो माई तनाबे, काहो ओसावा, रक्षिता श्री या
तस्नीम मीर। तो यहाँ पर है कि सेंट डेनिस रियूनियन ओपन 2024 महिला एकल का खिताब तस्नीम मीर ने जीता है। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी तस्नीम मीर और थारुन मन्नेपल्ली ने सेंट डेनिस रियूनियन ओपन में क्रमशः महिला और पुरुष में खिताब जीते। तो थारुन मन्नेपल्ली मेल में जीते हैं और तस्नीम मीर फीमेल में जीती हैं, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि भाई इसमें भारत की रक्षिता श्री को ही हराया, मतलब ये इनका फाइनल इंडिया की ही उस पर पड़ गया था अपने ही देश के खिलाड़ी से। और जो थारुन मन्नेपल्ली मेल में जापान के युदाई ओकुमिटो को हराया है। ठीक है, देखिए जापान के नाम है तो आसान नहीं मिलने वाले रोहन सोहन। ठीक है, तो ऐसे मिलेंगे ओकीमोटो टाइप के। अगला है प्रवासियों के लिए सबसे किफ़ायती देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। तो प्रवासियों के लिए सबसे किफ़ायती देश में इंडिया छठे स्थान पर है। एक्सपेक्ट इनसाइडर 2024 रिपोर्ट के अनुसार वियतनाम को लगातार चौथी बार प्रवासियों के लिए प्रवासी जो है मतलब बाहर से जो आए हुए व्यक्ति हैं उनके लिए सबसे किफ़ायती देशों में पहला स्थान मिला है। भारत को छठा मिला है, दूसरे स्थान पर कोलंबिया और तीसरे स्थान पर इंडोनेशिया है। तो ये याद रखिएगा। देखिए कुछ होता है कि अपने देश की घटनाओं को की वजह से मतलब जो घटनाएं घटित होती रहती है या देश में शांति है तो लोग क्या करते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं। जैसे यूक्रेन है, यूक्रेन में जब युद्ध शुरू हुआ तो बहुत लोग जर्मनी भाग के चले गए। ठीक है, तो यही चीज़ है ना। तो इस तरीके से क्या होता है कि लोग चले जाते हैं अपने देश की स्थिति की वजह से। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस शहर में बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों की दूसरी बैठक की आयोजन किया गया है? चंडीगढ़, अमृतसर, नई दिल्ली या गुवाहाटी? तो यहाँ पर किया गया भाई नई दिल्ली में। बहुक्षेत्रीय तकनीकी आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी मतलब बे ऑफ बंगाल मल्टी सेक्टोरल टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिकल कॉपरेशन इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, तो 11 जुलाई को नई दिल्ली में बैठक शुरू हुई है। 11-12 जुलाई 2024 इसमें 2 दिन का यहाँ पर है। विदेश मंत्री जयशंकर यहाँ पर क्या करेंगे, बिम्स्टेक समकक्षों के यानी जो उनके इक्विवेलेंट लोग हैं उनकी मेजबानी करेंगे। अगला है निम्नलिखित में से किस दिन मलाला दिवस मनाते हैं? 9, 10, 11, 12। तो देखिए यहाँ पर 12 जुलाई को मनाते हैं। शांति पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई को सम्मान में 12 जुलाई को हर साल मलाला दिवस मनाते हैं। देखिए शांति पुरस्कार केवल इनको अकेले नहीं मिला था। ठीक है, भारत के कैलाश सत्यार्थी जी को भी मिला था। क्या नाम है? कैलाश सत्यार्थी जी को भी इनके साथ संयुक्त शांति पुरस्कार मिला था, क्योंकि कैलाश सत्यार्थी जी जो अनाथ बच्चे होते हैं या फिर जो भीख मांगने वाले बच्चे होते हैं उनके रेस्क्यू के लिए या उनके अच्छे के लिए उन्होंने काम किया। तो कैलाश सत्यार्थी जी को भी इन्हीं के साथ ही मिला था। 12 जुलाई 1997 को मलाला यूसुफजई का जन्म पाकिस्तान के मिंगोरा में हुआ। साथ में उनके शहर पर कब्जा करने के बाद तालिबान के लड़कियों के स्कूल जाने पर प्रतिबंध लगा। इसी के लिए इन्होंने लिखना और इसके बारे में बोलना शुरू किया। तो इनको आतंकियों ने सर पे गोली मार दी थी, बट बाद में मतलब इनकी जान बच जाती है और उन्होंने महिलाओं के विकास के लिए कार्य किया। ठीक है, अगला है फोल्कोडाइन किस प्रकार की दवा में मौजूद दवा है? कफ सिरप है, एनाल्जेसिक है, एंटीसेप्टिक है या एंटीपायरेटिक है? तो फोल्कोडाइन यहाँ पर क्या है कि एक कफ सिरप है। भारत के औषधि विनियामक प्राधिकरण ने जीवन के खतरा पैदा करने वाली एलर्जी प्रतिक्रियाओं की चिंता के कारण फोल्कोडाइन युक्त खांसी और जुकाम की दवाओं से जुड़े संभावित जोखिमों के बारे में चेतावनी करने की योजना बनाई। देखिए जब भी कोई चीज़ डिस्प्यूटेड होती है, कोई चीज़ चर्चा में आती है, वो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, फिर वो दवा हो, वस्तु हो, जगह हो या फिर कोई व्यक्ति ही क्यों ना हो। ठीक है, अगला प्रश्न है हाल ही में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने किस स्थान पर कृषि एकीकृत कमान नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया है? नई दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई या फिर लखनऊ? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में यहाँ पर ये किया गया है। मैंने नाम पहले ही पढ़ दिया है क्वेश्चन में, तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बताना है। बाकी देखिए जब भी किसानी संबंधित होगा, उत्पादन बढ़ाना, मार्केट व्यवस्था करना, प्रोडक्शन की चीज़ों के सही दाम मिलना, इन सब चीज़ों पर काम होता है। किस विभाग ने पेयजल बोतलों और ज्वाला उत्पन्न करने वाले लाइटर के लिए गुणवत्ता के निर्देश जारी किए हैं? यानी कि जो आपके पानी की बोतल लेते हैं उसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए या फिर लाइटर कैसा होना चाहिए, उसके बनने को लेकर उसके लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। किसने किया है? उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, वाणिज्य विभाग, आर्थिक मामलों का विभाग या राजस्व विभाग? तो यहाँ पर आंसर है उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT के यहाँ पर के द्वारा क्या किया गया, पानी पीने योग्य बोतलें और ज्वाला पैदा करने वाले लाइटर की गुणवत्ता के बारे में आधिकारिक सूचनाएं जारी करी गई हैं। अगला है कि भाई किस केंद्रीय मंत्रालय ने IRC कोड के और दिशा निर्देश जारी करे हैं? सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, MSME मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग या फिर डिफेंस मिनिस्ट्री? तो यहाँ है सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्रालय के द्वारा सड़क के लिए यहाँ पर दिशा निर्देश जारी करे गए हैं।
अगला है, किस निर्माण कंपनी ने मुंबई और अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना का MAHRC3 पैकेज, यहाँ पर MASCRHSR है यहाँ पर, तो इसको मिला है टाटा प्रोडक्ट्स, L&T कंस्ट्रक्शन, लर्सन एंड टुर्बो इनका नाम है, और GMR इंफ्रास्ट्रक्चर या शाहपुरजी पलुनाजी एंड कंपनी। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा L&T। तो लर्सन एंड टुर्बो जो है ये कंपनी को क्या है कि भाई NAHSRCL यहाँ पर क्या है कि 135 किलोमीटर लंबे C3 पैकेज के निर्माण का ठेका मिला है। तो ये अलग से क्वेश्चंस हैं क्योंकि मेजर कंस्ट्रक्शन कंपनी है L&T, जैसे मेट्रो वगैरह भी यही बनाते हैं, एयरपोर्ट वगैरह भी इनको मिलता है। किस संस्थान ने भारत में पशुधन टेलीमेडिसिन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं? एम्स, राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन संस्थान, नीति आयोग या फिर राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। तो यहाँ आंसर हो जाएगा नीति आयोग। देखिए नीति आयोग के बारे में हमने बहुत बताया है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है, ये 1 जनवरी 2015 से काम कर रहा है नीति आयोग। उसकी जगह आया था, क्या नाम है आपका, पंचवर्षीय योजना वाला जो है ना, तो उसकी जगह आया था, ठीक है, सॉरी नॉट पंचायती, सॉरी पंचवर्षीय योजनाएं के लिए जो आपका जो योजना आयोग था उसकी जगह आया था, ठीक है। मैंने आई थिंक पंचायती अगर बोला तो नहीं, वहाँ पर पंचवर्षीय योजना के लिए जो था उसके लिए, ठीक है। तो नीति आयोग का फुल फॉर्म मैंने बता दिया है। तो उम्मीद है चीज़ें समझ में आ रही होंगी दोस्तों। तो यहाँ पर डेली के 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हुई, और आप इसके नोट्स ज़रूर बनाएं क्योंकि एग्ज़ाम के समय आपके नोट्स ही काम आने वाले हैं। तो प्लीज़ जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारी बात लोगों तक दूर दूर तक पहुँचाएँ। और करंट अफेयर के साथ साथ में GK GS की भी वीडियो डेली आ रही है, ज़रूर देखें। SSC CGL UPPSS RO को टारगेट करके क्वेश्चंस वहाँ मैं रख रहा हूँ, ठीक है। तो उम्मीद है आपको वहाँ से भी चीज़ें अच्छी मिलेंगी, और मिलेंगे अपने नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।